everyone, myself C. Akanksha Somani, faculty member at Navkar Institute. Welcome to India's biggest learning platform, Navkar Digital Institute. So today I am going to solve revision test paper for November 19 exams for the subject of Business Correspondence and Reporting, which is paper 2 for CA Foundation students, जिसका weightage रहता है around 40 marks. So November 20 का RTP आज हम solve करने वाले हैं in this particular session. फर्स्ट चैप्टर जो आपका कम्युनिकेशन का रहता है, जिसमें अराउंड आपका वेटेज रहता है 6 मार्क्स का, उसमें से 4 क्वेश्चंस हमको गिवन है. हाउ डू टेक्नोलॉजी बैरियर्स अफेक्ट द कम्युनिकेशन? सो व्हेन वी वर रीडिंग अबाउट टेक्नोलॉजिकल बैरियर किस तरह से अफेक्ट करते हैं? इफ देयर आर 2 पार्टीज टू द कम्युनिकेशन एंड वन ऑफ देम इज नॉट नोइंग द टेक्नोलॉजी, then there will be difficulty in communication. So technical barrier are something like that कि अगर 2 पार्टीज है और 2 में से एक पार्टी को टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है, जो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के लिए यूज होने वाली है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल बैरियर. आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि लाइक इन योर फैमिली देयर आर पीपल फ्रॉम ओल्ड जनरेशन एंड यू वांट टू कम्युनिकेट विद देम ओवर स्काइप. अगर आप उनसे स्काइप पे बात करना चाहते हैं तो हो सकता है टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ जाए, बिकॉज they might not be aware of the technology, how to use it for the communication. So that is what technological barrier to the communication is, and it is really important that both of the parties are well versed with the technology that is going to be used for the purpose of communication. Para language, the way something is said, that is more important than what is actually said. That is what para language is. Para language का मतलब क्या है? किस तरह से बोला जा रहा है चीजों को. The way you say something is more important than what is being said. The way you say something. In para language, you can write almost 38% of the communication is based on para language. Overall जो communication है उसमें 38% communication para language के basis पे होता है, जिसमें tone, voice, pitch, इंटोनेशन, ये सारी चीजें मैटर करती है कम्युनिकेशन में. सिर्फ वर्ड्स को इफेक्ट नहीं देना है, सिर्फ वर्ड को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, किस तरह से उन वर्ड्स को बोला जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन पैरा लैंग्वेज कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल इज ऑल्सो वन ऑफ द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल का मतलब क्या? नॉन वर्बल का मतलब है जहां पे वर्ड्स आर नॉट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, दैट इज नॉन वर्बल. और नॉन वर्बल की कैटेगरीज आपको मालूम होगी, तो फिजिकल नॉन वर्बल, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंस, सिंबल्स. ये 5 तरीके हैं जहां पे शब्दों के बिना भी कम्युनिकेशन हो सकता है. इट इज नॉट इशारों में. फिजिकल नॉन वर्बल मीन्स आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स. अगर आप किसी की पीठ थपथपा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. इफ यू आर फ्रेंडली टू समवन, यू आर शेकिंग हैंड्स, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. सो दैट इज व्हाट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स. आपका जो जेस्चर्स है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस है, आप एंगर दिखा रहे हैं, आप ह्यूमरस हैं, आप सार्कास्टिकली कुछ बोल रहे हैं, या फिर आप हैप्पी है, एवरीथिंग कैन बी कम्युनिकेटेड विदाउट वर्ड्स. पैरा लैंग्वेज, एज वी हैव डिस्कस्ड, इट इज द वे समथिंग इज सेड, voice, tone, pitch, intonation. Aesthetic communication is something where art is used. Dance, painting, such things are used for communication. That is what aesthetic communication is. Appearance, how you are dressed up says a lot about you. If someone is well dressed, we will assume that person is really prepared and we would like to communicate with such person. But if someone is not dressed well, then your attire also speaks about you. So that is also a kind of non-verbal communication. Defines the areas where chain network of communication is found in an organization. So the last question from the first chapter, define the areas where chain network of communication is found in the organization. 5 तरह के नेटवर्क होते हैं कम्युनिकेशन में. नेटवर्क शोज द मेथड्स हाउ द मैसेज इज टू बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. किस तरह से मैसेज फ्लो होना चाहिए, वो चीज कहाँ से पता चलेगी? नेटवर्क से. जब हम चेन नेटवर्क की बात करते हैं तो चेन नेटवर्क इज समथिंग जहां पे कम्युनिकेशन फ्लो होता है फ्रॉम द टॉप लेवल to the bottom level, one by one, as per the hierarchical structure of the organization. So what you are supposed to write here is कैसे communication top level से employee level तक flow होता है following the hierarchical structure of the organization. So let's say A is the CEO
and E is an employee. So A will communicate to B, B will communicate to C, C will communicate to D, and the information will reach to this E. So that is how chain network of the communication flows in the organization. और अगर E को भी कुछ communicate करना है towards the CEO, then E have to go to the step by step. So communication in chain network is slower as compared to other networks. यहाँ पे slower communication होता है, but generally it is found in the larger organization जहाँ पे structure होता है hierarchical structure और communication flow करता है from one person to another person as per their position. So chapter 1 से we have read the basic. These are really easy questions to solve. Now let's come to chapter 2, जिसमें mainly पूछा जाता है एग्जाम में active, passive, direct, indirect speech. Change the following sentences from active to passive. Miraya paid the bills. Miraya paid the bills. Sentence is in simple past tense. आपका object क्या है? The bills. The bills were paid by Miraya. That's how you will change it. जब हम simple past को change करेंगे तो was और were का use होगा. Have they left the apartment? Interrogative sentence है. आपका ऑब्जेक्ट क्या है जिसको आपको सब्जेक्ट बनाना है? अपार्टमेंट. अब अपार्टमेंट के साथ आप हैव यूज करेंगे या हैज? यू विल यूज हैज. हैज द अपार्टमेंट. जहां पे भी हैज, हैव, हैड आता है हमको पैसिव वॉइस में बीन का यूज जरूर करना है. हैज द अपार्टमेंट बीन लेफ्ट बाय, दे का हो जाएगा देम एंड क्वेश्चन मार्क. She is disturbing Dinesh. Present continuous tense. Dinesh is being आएगा जब भी ing फॉर्म आता है वर्ब का, हमको पैसिव वॉइस में being यूज करना है. Dinesh is being disturbed by her. Will you mop the floor? जहां पे भी will आएगा आपको will के साथ be का यूज करना है. Will the floor, will के इमीडिएटली बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट. will the floor be used by you? will the floor be mopped by you? Vidhi had not received the parcel. Past perfect tense. The parcel had not been received by Vidhi. Been का हमको यूज करना है. The parcel had not been received by Vidhi. And we are done with the 5 sentences. Active to passive voice बहुत easy थे सारे sentences, easy to solve. अब हमको करना है उल्टा. Passive to active. An article has not been written by Radhika. मतलब आपका active voice क्या है? Present perfect tense. By Radhika मतलब Radhika is your subject. Radhika, क्योंकि ये present perfect है, has not written an article. Subject क्या आ जाएगा? Object हो जाएगा an article. I was being watched by her. Was being watched मतलब आपका active voice कौन से tense में था? Past continuous tense. her को हम क्या कर देंगे? Subject बना देंगे, तो her को कर दो she. Was past continuous मतलब watching, verb आपकी watch है, जो watching हो जाएगी she was watching me. है ना आसान? आसान है. 50,000 had been paid by me. Past perfect tense है ये, had been paid. verb identify करना आना चाहिए आपको. me क्या हो जाएगा? I. 50,000 को हम लास्ट में ले जाएंगे. I had paid 50,000. Were you recognized by her? Were you recognized by her? मतलब क्या है? आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. वर की जगह हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे डिड. आपको डू, डस, डिड वाले सेंटेंसेस पता होंगे, तो वर की जगह हम क्या यूज करेंगे? डिड. डिड. हर का क्या हो जाएगा? शी. रिकग्नाइज्ड की जगह जब भी हम डिड यूज करते हैं वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. Did she recognize you? So first form of the verb will be used here. Did she recognize you? And we are done with the passive to active. Change the following sentences into indirect speech. Rahul asked me, did you see the cricket match on TV last night?
डिड वाला इंट्रोगेटिव आ रहा है और इन दैट केस आप कनेक्टिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर. राहुल आस्क्ड मी, राहुल आस्क्ड मी इफ. अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. तो इफ आई, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, डिड यू सी इज सिंपल पास्ट टेंस, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल पास्ट को, पास्ट परफेक्ट टेंस एज पर द रूल. इफ आई हैड seen the cricket match on TV last night. If I had seen the cricket match on TV last night, और आप full stop लगाएंगे in place of interrogatory mark. So that is how it will be done. If I had seen the cricket match on the TV last night. James said to his mother, I am leaving for New York tomorrow. James said to की जगह क्या हो जाएगा, told. So said to will convert into told. James told his mother. आप कनेक्टिंग वर्ड लगाएंगे that. I किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, I will change according subject. That is James. That he. I am leaving. Present continuous will be converted into past continuous. He was leaving for New York. Tomorrow की जगह क्या हो जाएगा, the next day. So that is how it will change for New York the next day. इस तरह से चेंज होगा ये पूरा सेंटेंस. I said to him, why don't you work hard? I said to की जगह क्या आ जाएगा, I asked him. और जब WH वर्ड वाला इंट्रोगेटरी सेंटेंस हो तो हमको ये सब रिमूव कर देना है और डायरेक्टली कहां से स्टार्ट करना है, I asked him why. फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिम. हिम की जगह हम क्या लिखेंगे, ही. Why he didn't work hard. Why he don't work hard का मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसकी जगह हम क्या कर लेंगे, सिंपल पास्ट. Why he didn't work hard. He said to her, what a hot day. He exclaimed that it was very hot day. Exclamation mark है तो आपको exclaim लिखना पड़ेगा. He exclaimed that it was very hot day. The priest said, be quiet and listen to my words. ये जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है, दिस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस जहां पे आप ऑर्डर दे रहे हो किसी को या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप एडवाइस दे रहे हो. तो प्राइस ऑर्डर्ड अस, आप अस भी यूज कर सकते हो, आप दम भी यूज कर सकते हो, आप देम भी यूज कर सकते हो. तो the priest ordered them to be quiet. जहां पे आप सिर्फ क्या यूज करोगे, to be quiet and to listen to his words, to listen to his words. So this is how this sentence will be converted into indirect speech. Change the following sentences into direct speech. अब indirect से direct speech में convert करना है. His father says that honesty is the best policy. Says की जगह says रहेगा, that हमको remove कर देना है और honesty is the best policy को आप क्या बना देंगे, आपका reporting जो भी close है वो आप बना देंगे. तो honesty is the best policy को आप inverted comma में put कर लेंगे. He inquired whether his name was Khalid. So he said, he asked, is your name Khalid? Is your name Khalid? This is how it will be converted into direct speech. Raj said he was teaching English online. Raj said, I am teaching English online. क्योंकि ये पास्ट है तो हमको प्रेजेंट में लिखना पड़ेगा जब हम डायरेक्ट स्पीच लिख रहे हैं. तो the father warned his son that
he should be aware of him. The father said to his son, the father, want की जगह हम क्या लिख सकते हैं? The father said to his son, beware of me. That is how these sentences will be converted into direct speech. So now we are moving towards the chapter number 3, which is your vocabulary. और vocabulary में जो first type है जो हमको कर रहे हैं questions that are, आपको नीचे given 4 options में से best meaning select करना है. Velour. Velour का मतलब जिसको डर नहीं है. जैसे आप लोगों को एग्जाम से डर नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ कि you are a valorous person. So velour का मतलब क्या है? आपके अंदर क्या है? डर नहीं है. तो that is fearlessness. Fearlessness को हम क्या बोल सकते हैं? Velour. Enigmatic. There are many enigmatic stories about Fort of Bhangarh. Enigmatic का मतलब है जो बहुत ज्यादा रहस्यमयी हो. That is known as enigmatic. So here the perfect meaning will be mysterious. क्योंकि respectable, widespread, clever को हम enigmatic नहीं मान सकते हैं. Inconclusive. Inconclusive का मतलब क्या है कि जहां पे आप conclusion निकाल सकते हो मतलब आप decision ले पा रहे हो. और जब आप डिसीजन नहीं ले पाते हो तो हम इनकंक्लूसिव स्टेट में है. यू आर नॉट इन अ स्टेट ऑफ टेकिंग ए डिसीजन, दैट इज इनकंक्लूसिवनेस. सो कंक्लूसिव ऑब्वियसली ये तो ऑपोजिट हो गया, ये नहीं हो सकता. इनडिसिसिव इज समथिंग दैट एग्जैक्टली मैचेस विद द वर्ड इनकंक्लूसिव. कंक्लूजन, डिसीजन नहीं. आपका परफेक्ट मीनिंग आएगा इनडिसिसिव. कॉन्स्टर्नेशन. जब आप किसी बात से एग्री नहीं करते हो तो उसको हम कॉन्स्टर्नेशन बोलते हैं. इट इज नॉट अलर्ट. अलर्ट का मतलब ये नहीं कि आप एग्री नहीं कर रहे हो. सेलिब्रेशन, अट्रैक्शन और डिसमे. डिसमे इज समथिंग रियली व्हेन यू आर नॉट हैप्पी और नॉट एग्रीइंग टू समथिंग, दैट इज व्हाट कॉन्स्टर्नेशन इज. इग्नोमिनी. इग्नोमिनी, अट्रैक्शन, एनमिटी, असिस्टेंस, डिस्ग्रेस. इग्नोमिनी का मतलब है कि डिस्ग्रेस लाना, बदनामी करवाना, दैट इज काइंड ऑफ इग्नोमिनी. और इग्नोमिनी का एग्जैक्ट मीनिंग आएगा डिस्ग्रेस. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द ऑपोजिट. अभी हमने सिनोनिम्स देखे, अब हमको एंटोनिम्स आइडेंटिफाई करने हैं. हैकल. हैकल के लिए 4 एंटोनिम्स गिवन है. एम्बेरस, हाईलाइट, चीयर और हैरेस. सो फ्रेंड्स, हैकल का मतलब होता है कि बाधा डालना, रुकावट डालना. अगर कोई कुछ बोल रहा है तो यू आर हैकलिंग मीन्स यू आर ट्राइंग टू स्टॉप दैट पर्सन एंड क्रिएटिंग अननेसेसरी ट्रबल्स फॉर दैट पर्सन. तो हैकल का ऑपोजिट क्या होना चाहिए? एग्जैक्ट ऑपोजिट एम्बेरस, नो. हाईलाइट, नो. इफ यू आर चीयरिंग समवन, दैट इज ऑपोजिट ऑफ हैकल. हैरेस करना इज नॉट ऑपोजिट ऑफ हैरेस, हैकल. एडमेंट का मतलब जिद्दी, इनफ्लेक्सिबल, जो अपने बातों पर अड़ा रहता हो, दैट पर्सन इज नोन एज एडमेंट. अब एडमेंट का अगर आपको एंटोनिम चाहिए मतलब क्या है कि जो एडेप्टेबल हो, जो फ्लेक्सिबल हो. सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज फ्लेक्सिबल. लेकेडेसिकल. लेकेडेसिकल का मतलब जो बिल्कुल एनर्जेटिक ना हो, लाइवली ना हो, जिसमें जीने की कोई इच्छा ही ना हो, दैट इज नोन एज लेकेडेसिकल पर्सन. Are you a lackadaisical person? No, no. You are a very enthusiastic person. So यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा enthusiastic. मतलब आप full of energy है, full of life है. So that is exact antonym of lackadaisical. Slothful, enervated भी क्या है? उससे ही मीनिंग है. lackadaisical के सिनोनिम मान सकते हैं. और empathetic का मतलब, empathetic मतलब किसी के दर्द को अपना दर्द समझना, that is empathy. ऑब्सीन का मतलब है जो डिसेंट ना हो, जो लस्टफुल हो, दैट इज नोन एज ऑब्सीन. सो इनडिसेंट इज अ सिनोनिम, डिरोगेटरी इज अ सिनोनिम, ऑफेंसिव इज अ सिनोनिम ऑफ इट. तो इसका एंटोनिम क्या है? जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा वो इसका एंटोनिम होगा. कॉम्प्लीमेंट्री इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सीन. ऑब्ड्यूरेट का मतलब ऐसा पर्सन जिसको दूसरों के दुख दर्द से कोई फर्क ना पड़ता हो. वन हु इज वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ, हु इज नॉट अफेक्टेड बाय पेन ऑफ एनीवन एल्स, दैट इज नोन एज ऑब्ड्यूरेट पर्सन. सो उसका लिए एंटोनिम क्या होगा? उसके लिए परफेक्ट एंटोनिम विल बी एम्पैथेटिक.
क्योंकि इनकंसिडरेट, हीडलेस मतलब भी क्या है, ऑब्डुरेट पर्सन. सो एम्पैथेटिक इज समवन हु फील्स द पेन ऑफ अनदर इन द सेम वे. जितना उनको पेन हो रहा है अगर उतना आपको भी फील हो रहा है तो मीन्स यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन. एंड वी आर डन विद द चैप्टर 3. है ना इजी? Now your chapter 4, which is about comprehension. Let's read the passage 1, what it is saying. My father, Janab Awal Pakir Jainul Abdin, gave me a lesson when I was a young boy. कुछ सुना सुना लग रहा है, ये शायद अब्दुल कलाम की स्टोरी भी हो सकती है. What was that lesson? My father was elected the president of Rameshwaram Panchayat Board. I was at that time studying in school. Those days we didn't have electricity. We used to study under ration kerosene lamps. So he is telling about the days जब electricity नहीं थी और कैसे लैम्प, केरोसिन लैम्प आते थे, उसके अंदर वो लोग पढ़ते थे. I was reading a lesson loudly when I heard a loud knock on the door. Someone then came in and asked me where my father was. I told him my father had gone for evening prayers. He said, I have brought something for your father. Can I keep it here? I asked him to keep it on the coat. He placed a tombellum on the coat and left. कोई पर्सन आया था जिसको कुछ देना था उनके फादर को, तो उन्होंने बोला कि आप ये जो भी चीज लाए हो आप कहाँ पे रख दो, उनके कोट पे, और he left. Tombellum, a kind of a gift box. When my father came back and saw the tombellum, he asked, what is this? Who has left this? I told him that in his absence someone had come and left it for him. My father opened the cover of the tombellum and found there was costly dhoti, angvastram, some fruits, some sweets, and a note that the person had left behind. जब फादर ने वो बॉक्स खोला तो उसमें कॉस्टली गिफ्ट्स थे, स्वीट्स थी, सम फ्रूट्स थे. My father was furious. फादर को बहुत गुस्सा आ गया. That was the first time I saw his anger and also the first time that he beat me. I was the youngest in the family and he loved me very much. I got frightened and started weeping. Then he came and touched my shoulder lovingly with affection and advised me not to receive any gifts without his permission. So father ने ये बोला कि मेरी permission के बिना कोई gifts accept नहीं करना. He quoted an Islamic hadith that states that when the Almighty appoints a person to a position, he can take care of his provision. If a person takes anything beyond that, it is an illegal gain. So एक इस्लामिक जो फैक्ट था वो बताया उनको और ये बोला कि अगर किसी पर्सन को किसी पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जाता है और अगर उसको जो चीज मिल रही है उसके बियॉन्ड वो कुछ एक्सेप्ट करता है तो इट इज एन इलीगल गेन. इट्स अ काइंड ऑफ ब्राइबरी. Then he told me that it is not a good habit. Gift that is accompanied by some other purpose is a dangerous thing. Gift जो आपको मिल रहा है और उसके साथ कोई purpose attached हो तो that is a dangerous thing. It is like touching a snake and getting poison in return. सांप काटोगे तो सांप भी आपको काटेगा. So something like that. So here we are having, there is a really good passage about Mr. Kalam and his father's story. And here we are having some questions to solve. Let us understand. Why did the boy's father get angry over him? Boy was disobedient? No. Boy answered back. The boy agreed to keep gifts without the father's permission. Clearly लिखा था कि father furious क्यों हुए थे, क्यों उनकी permission के बिना boy ने gift accept कर लिए थे. What according to the passage is like touching a snake and getting poison in return. Passage में ये line किस purpose के according कही गई है? Accepting gifts, accepting orders, accepting God's way of doing things या accepting gifts offered with some hidden purpose. It is something like that. अगर आप गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रहे हो कुछ हिडन पर्पस के लिए तो उसके लिए ये लाइन यूज हुई है कि टचिंग ए स्नेक एंड गेटिंग पॉइजन इन रिटर्न. Which line in the passage shows that the boy and his family belong to an era where basic facilities were not available? वो लाइन थी, क्या तुम्हें याद है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं थी, केरोसिन के लैम्प के अंदर वो पढ़ते थे. तो he was studying in a ration kerosene lamp as there was no electricity. तो ये लाइन इंडिकेट करती है कि देश belongs to an era जहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. Select the option that can be a suitable title for the passage. The divine gift, the gift of gab, no. Accept the gifts in good spirit, yes. Gifts accept karo but always in good spirits. What is the main theme of the passage? A lesson learned by the author as a boy by his father. We should study loudly,
नो, ये तो कोई फीलिंग था ही नहीं. एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स इज फन, नॉट एट ऑल. Father always loved their children, of course, but the main meaning was lesson learned by the author as a boy by his father. That is the main crux of this particular passage. Passage number 2. In super bazaars in Delhi, the prospective buyer expects to find the price of an article displayed or to be told definitely what the price is. He assumes that this is the lowest price that will be accepted, and if he thinks the price excessive or beyond his means, he shrugs his shoulder and walks away dissatisfied or disappointed. तो दिल्ली के सुपर बाजार में प्रोस्पेक्टिव बायर क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल की प्राइस फाइंड करते हैं और अगर उनको लगती है कि लीस्ट प्राइस है तो ठीक है, अगर उनको नहीं लगती है तो दे सिंपली वॉक्स अवे डिसअपॉइंटेड. He does not attempt to bargain unless he is usually brazen-faced or thick-skinned, for his effort would be met by an incredulous stare or by a cold or possibly rude reply. वो बार्गेन नहीं करते हैं. अगर बार्गेन करना है तो दे मस्ट बी ब्रेजन फेस्ड. ब्रेजन फेस्ड मतलब जिनको बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिनको फर्क ना पड़ता हो, थिक स्किन. फॉर हिज एफर्ट्स वुड बी मैच्ड बाय एन इनक्रेडुलस स्टेयर. इनक्रेडुलस स्टेयर का मतलब जिनको लोग बिलीव ही ना करें कि यार ये बार्गेन कैसे कर रहा है, और बाय कोल्ड और पॉसिबली रूड रिप्लाई. सो तब तक लोग बार्गेन नहीं करते हैं. बार्गेन करना है तो यू मस्ट बी अ ब्रेजन फेस्ड और थिक स्किन्ड पर्सन. Even if his features showed mild annoyance or surprise, he would expect to be told that if the price was unacceptable, he could try elsewhere, a course offering slight chances of success. भले ही वो थोड़ा सा माइल्ड अनोयंस दिखाए, पर उसको शॉपकीपर क्या बोलता है कि अगर आपको इससे कम दाम में कहीं और मिल जाए तो यू कैन ट्राई आउट एल्सवेयर, सो दैट शोज अ स्लाइट चांस ऑफ सक्सेस. The manager in a super bazaar does not make the goods himself. He is supplied by the manufacturers or wholesale dealers on terms that will allow little variation from shop to shop, and for the most part articles in the regular demand there is a market price over which the seller has little control. So जहाँ पे सुपर बाजार का जो मैनेजर होता है वो खुद गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करता, जैसे डी मार्ट हो गया, अलग अलग शॉपिंग मार्ट्स हो गए, तो वो क्या करते हैं, वो गुड्स सप्लाई लेते हैं कहाँ से, मैन्युफैक्चरर से, डीलर से, और जो भी उनके पास आर्टिकल्स होते हैं वो जनरली ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो रेगुलर डिमांड के होते हैं और मार्केट प्राइस पे बिकने वाले आर्टिकल होते हैं, जैसे शैम्पूज हो गए, बहुत सारी चीजें ऐसी जो एमआरपी पे बिकती है जिसपे सेलर का कोई कंट्रोल नहीं होता. There are many other towns where the shopkeeper himself may be and often is importer and producer, wholesale dealer and retailer. There is no standard market price for the merchandise which he has to offer. बहुत सारी जगह ऐसे भी होता है जहाँ पे शॉपकीपर खुद ही मैन्युफैक्चरर है, खुद ही सेलर है, खुद ही रिटेलर है, खुद ही होलसेलर है, तो वहां पे देयर इज नो स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस. जो भी वो मर्केंटाइज बेच रहा है उसकी कोई स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस नहीं होगी. He cannot know how keen the demand is, how abundant the supply, or what his goods will fetch except by the offers made to him by the prospective customer. उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्या डिमांड है, क्या उसकी प्राइस गुड्स की वैल्यू हो सकती है, because he is only selling the goods to the prospective customers. That's it. He can assess the fair market value of what he has to sell only by actual experiment. Therefore, he begins by demanding an exorbitant price immensely above that for which he will eventually sell, and the bargain is not concluded until he and his customer have spent much time on eloquent gestures and arguments. सो जनरली वो क्या करता है, एक्चुअली मतलब आप जब बेचने जाओगे, अगर आप खुद ही प्रोड्यूसर हो, मैन्युफैक्चरर और सेलर हो, तो आप जब बेचने जाओगे तभी आपको आपकी प्रोडक्ट की कीमत पता चलेगी. तो यहाँ पर सेलर क्या करता है कि एक्सॉर्बिटेंटली हाई प्राइसेस डिमांड करता है कस्टमर से, ताकि उसे समझ आए कि उसको ये प्राइस मिलेगी या नहीं मिलेगी. फिर तब तक एक प्रॉपर कंक्लूजन नहीं आता. इट नीड्स ए लॉट ऑफ टाइम बाय द कस्टमर एज वेल एज द सेलर. वो लोग बार्गेनिंग करेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, बहुत सारे जेस्चर्स होंगे, तब जाकर वो डील होती है फाइनलाइज. द शॉपकीपर ग्रेजुअली रिड्यूस हिज ओरिजिनल प्राइस until he and his customer arrive at a compromise agreeable to them both. The price thus agreed on may or may not represent the intrinsic worth of the article sold, but reflect its market value in relation to existing condition of supply and demand. So यहाँ पे जो प्राइस होगी वो क्या होगी कि एक एग्रीबल प्राइस पे वो दोनों आकर रुकते हैं, जो भी कस्टमर होगा, शॉपकीपर होगा, और उसके बेसिस पे हमको गुड्स की वर्थ पता नहीं चलती कि गुड्स की वैल्यू क्या है, पर उनकी मार्केट वैल्यू पता चलती है कि हाँ मार्केट में जाएंगे तो ये गुड्स इस प्राइस पे हम बेच पाएंगे, भले ही उनकी वर्थ उनसे काफी गुना कम हो या ज्यादा हो, but they at least get to know the market value of their products on the basis of existing conditions of supply and demand. Find the word from the passage that means inflated. Inflated का मतलब है high price.
तो एक ऐसा वर्ड आया था एक्सोर्बिटेंटली हाई। सो एक्सोर्बिटेंट का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा प्राइस, दैट इज व्हाट इन्फ्लेटेड मीन्स, एक्सोर्बिटेंट। इनक्रेडुलस स्टेयर, इनक्रेडुलस स्टेयर का मतलब क्या है, इंसल्टिंग वर्ड्स नहीं। इनक्रेडुलस का मतलब समथिंग जिस पे आपको बिलीव ही ना हो, दैट इज द काइंड ऑफ लुक कि यार कैसे आप बार्गेन करवा सकते हो, सच काइंड ऑफ लुक। सो इट इज नॉट इंसल्टिंग, जेलसी और प्रेजिंग, it is unbelievable look. Which of the following is true according to the passage? The manager of Super Bazaar make the goods with his team member. No. Manager just purchase the goods from wholesalers and manufacturers. The manager supplied the goods by manufacturer. Yes. The manager supplied the goods by wholesale dealers. Yes. तो both B and C are correct. तो दोनों ही B और C जो दोनों हैं वो correct है. The final price at which product is sold. Product जो बेचा जाता है वो किस पे डिपेंड होता है, रॉ मटेरियल की प्राइस पे? नो. एग्जिस्टिंग कंडीशन, यस. करंट कंडीशन क्या है, डिमांड और सप्लाई, उस पे बेस्ड होती है फाइनल मार्केट प्राइस हमेशा. What does the buyer do in case he finds the price of a product higher? अगर बायर को कोई भी चीज की कीमत ज्यादा लगती है तो वो कंधा हिलाएगा और चला जाएगा, नहीं चाहिए. He shrugs his shoulder and leaves. That is correct. He insults the shopkeeper. No. He tries to buy two products. No. He respects the shopkeeper and gets ready to purchase at the earlier quoted price. नहीं. अगर उसको acceptable नहीं है तो buyer will simply leave. Note making. For the following passages 1 and 2, prepare the notes with headings, subheading, abbreviation, contraction wherever necessary and write a summary. नोट मेकिंग डेफिनेटली एग्जाम में आता है, जहां पे आपको नोट भी बनाना है और समरी भी लिखना होता है उसी पैसेज का. पहला पैसेज है डायबिटीज मेलिटस, कॉमनली रेफर्ड टू एज डायबिटीज, इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन विच देयर आर हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड. सो डीएम की बात हो रही है, एक तरह की डायबिटीज है जो बहुत हाई लेवल की शुगर के लिए होती है और लंबे पीरियड तक चलने वाली है. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस. Type 1 diabetes, the body does not produce enough insulin. Approximately 10% diabetes are of cases are of type 1, जहाँ पे बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है और ये 10% ऑफ टोटल डायबिटीज टाइप 1 वाली होती है. Type 2 diabetes begins with insulin resistance, a condition in which cells fails to respond to insulin properly. बनता तो है but cells are not able to respond it to properly. As the disease progresses, a lack of insulin may also develop. Approximately 90% of all cases of diabetes in the worldwide are of this type, which is type 2. Gestational diabetes, this occurs when pregnant women without a previous history of diabetes develop high blood sugar level. जहाँ पे pregnant women को suddenly high level sugar हो जाता है, that is known as gestational diabetes. Sometimes a person finds that he has been going to the bathroom to urinate more often. When there is too much glucose in your blood, one will urinate more often. If a person's insulin is ineffective or not there at all, his kidneys cannot filter the glucose back into the blood. The kidneys will take water from his blood in order to dilute the glucose, which in turn fill up your bladder. So what actually happen? कभी कभी लगता है कि कोई person बार बार वॉशरूम यूज कर रहा है, तो अगर बॉडी में आपकी बहुत ज्यादा शुगर इंक्रीज हो जाती है तो your blood in the blood it will the person will urinate more often. जब पर्सन का इंसुलिन इनइफेक्टिव हो जाता है तो उनकी जो किडनीज होती है वो ग्लूकोज को फिल्टर करके वापस ब्लड में नहीं भेज पाती है. दैट्स व्हाई किडनीज टेक वाटर फ्रॉम द ब्लड टू डाइल्यूट द ग्लूकोज एंड विच इन टर्न फिल्स अप योर ब्लैडर. If you are urinating more than usual, you will need to replace that lost liquid. You will be drinking more than usual as the insulin in your blood is not working properly or is not there at all, and your cells are not getting their energy. Your body may react by trying to find more food and energy. You will become hungry. This in turn will result in weight gain. तो diabetes में आपका weight भी increase हो सकता है, because the thing is that when glucose is not present and you have lost the liquid, you will always feel like you need to eat something or you need to drink something, and as your cells are not getting energy, you will want or crave for more food, and it can result in the weight gain. Unusual weight loss is found in some cases of type 1 diabetes. So generally type 2 diabetes में weight increase होता है. कभी कभी ऐसे rare chances है कि type 1 diabetes में weight lose हो. As your body is not making insulin, it will seek out another energy source. The cells aren't getting glucose.
Muscle tissue will be broken down for energy if your insulin is not working properly or not there at all. Glucose will not be entering into your cells and providing them with energy. This will make you feel tired and listless. Blurred vision can be caused due to tissue being pulled from your eye lenses. This affects your eye's ability to focus. With proper treatment, this can be treated. There are severe cases where blindness or prolonged vision problems can occur. So that is all about diabetes. और हमने DM के बारे में पढ़ा और अब इस पैराग्राफ का हमको क्या करना है, नोट बनाना है. How will we make a note of it? So this passage is all about diabetes mellitus. इसमें आप फर्स्ट सब हेडिंग दे सकते हैं टाइप्स. नंबरिंग आप करेंगे इनकी टाइप्स में आप दे सकते हैं नंबरिंग 1.1.1 टाइप 1 जो था आपका जिसमें इंसुलिन नहीं होता, बॉडी नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन. Type 2 where there was insulin resistant cells. हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. Type 3 gestational. We can add 10%, 90% of type 2. That information can be added here. अब हमने टाइप्स लिख दिया. अब हम क्या लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर पैसेज से? सिम्टम्स. डायबिटीज के सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो 1.2 इंडेंटेशन आप ध्यान रखेंगे. सिम्टम्स में फर्स्ट सिम्टम था आपका excessive urination. Excessive urination के आप causes भी लिख सकते हैं. Causes, there can be causes like जो भी causes दिए थे हमको. कोजेस कुछ ऐसे थे कि किडनी टेकिंग वाटर एंड ब्लैडर इज कम्प्लीटली फिल्ड अप. तो वो दोनों कोजेस आप लिख सकते हैं, किडनी टेकिंग वाटर एंड ब्लैडर इज फिल्ड अप. सो किडनी टेकिंग वाटर टू फिल्टर द ग्लूकोज एंड ब्लैडर फिल्ड अप, ये दोनों कोजेस लिख सकते हैं. जेस्टेशनल इन प्रेग्नेंट विमेन. सो ये कोजेस हो जाएंगे. फिर आप सेकेंड सिम्टम आपका मेंशन करोगे तो उसमें ये था कि एक्स्ट्रा थर्स्ट जो आपको लगती है इन डायबिटीज. एक्स्ट्रा थर्स्ट क्यों लगती है? बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूरिनेशन. आपका जो पूरा वाटर लेवल है बॉडी का वो निकल जाता है. तो दैट्स व्हाट यू कैन मेंशन. फिर आप नेक्स्ट सिम्टम लिख सकते हैं वेट गेन. वेट गेन के फिर आप सिमिलरली वे कोजेस लिखेंगे. कोजेस क्या क्या थे वेट गेन के? कि आपको थर्स्ट ज्यादा लगती है, हंगर ज्यादा रहती है, इसलिए वेट गेन हो जाता है. फिर आप नेक्स्ट सिम्टम लिखेंगे वेट लॉस, जो कभी कभी हो जाता है. वेट लॉस क्यों होता है? तो क्योंकि आपकी मसल्स ब्रेक होती है. कुछ रीजंस थे उसमें वेट लॉस के. इन सम केसेस एज यू आर इट विल टेक बिकॉज एनर्जी इज नॉट देयर एंड मसल टिश्यूज आर ब्रोकन फॉर एनर्जी. सो मसल टिश्यूज ब्रोकन डाउन, दैट इज ऑल्सो सिम्टम्स. फिर आप नेक्स्ट लिख सकते हैं सिम्टम फिजिकल फैटिग. थकावट रहती है, फिजिकल फैटिग. उसके भी आप कोजेस लिख सकते हैं इफ देयर इज मेंशन्ड एनी. सिमिलर वे आप अपना नोट बना सकते हैं पूरा. लास्ट वन जो था फिजिकल फैटिग के अलावा और क्या था? ब्लड विजन था एक सिम्टम, ब्लड विजन. उसके रीजंस आप लिखेंगे, कोजेस लिखेंगे. फिर आपका लास्ट वन था प्रोलॉन्ग्ड जो आपका ब्लाइंडनेस हो सकता है. दैट कैन ऑल्सो बी ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज.
सो इस तरह से आप सारे सिम्टम्स को व्हाट यू कैन डू इज, मैंने इसमें बहुत सारे वर्ड्स को शॉर्टन नहीं किया, जैसे वेट का किया है तो आप उसके नीचे फिर एक लिस्ट बनाएंगे कि वेट, आप पूरा का पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जहां पे आप लिखेंगे कि WGHT का मीनिंग क्या है, वेट है, और हमने कहा यूज किया है प्रेग्नेंट, PREGT का मीनिंग क्या है, प्रेग्नेंट, रेसिस्टेंट का हमने यूज किया, तो जहां जहां हमने ऐसे एब्रीविएशंस यूज किए हैं तो दैट शुड आल्सो बी प्रिपेयर एट द लास्ट एज ए कीवर्ड्स, वो आपको लिखने हैं, पूरा कीवर्ड पूरा समरी प्रिपेयर करके लिखना है। मेक श्योर आप इंडेंटेशन प्रॉपर करो ताकि समझ आए कि आप देखो आपका पहला सब हेडिंग था टाइप्स, दूसरा था सिम्टम्स, सिम्टम्स में और भी जैसे पहले सब हेडिंग में कौन कौन से सब पॉइंट थे, तो टाइप 1, 2 एंड 3, फिर सिम्टम्स में कितने थे, तो 1, 2, 3, 4, फिर उनके अंदर भी आपने सब पॉइंट बनाए, तो इंडेंटेशन आपको प्रॉपर रखना है इन दिस पर्टिकुलर नोट एंड दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर ए नोट फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज। अब बात करते हैं समरी की। So summary में you will simply mention about the diabetes and its type, आप लिखोगे there are 3 types of the diabetes, first type, second type and third types। फिर आप symptoms के बारे में थोड़ा बहुत summary करके लिखेंगे कि excessive urination because kidney is unable to filter and take more water from the blood, and then there may be a weight gain because of thirst and hunger, there can be weight loss in type 1 diabetes because of muscles or muscle tissues breakdown, there can be blurred visionness, और ये सारा आप समरी करके लिख सकते हैं। जस्ट टाइप्स ऑफ डायबिटीज, सिम्टम्स और थोड़ा सा कोर्स करके आप इसकी समरी भी लिख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट द पैसेज 1 इज अबाउट। आई होप यू अंडरस्टूड इट। अब पैसेज 2 है, पीपल डू नॉट ऑलवेज डू द थिंग्स वी वांट देम टू डू। हम जो चाहते हैं वैसा लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल। नो मैटर हाउ रीजनेबल और मिनिमल आवर एक्सपेक्टेशंस, मे बी देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर लेट डाउन। भले ही हम मिनिमम एक्सपेक्टेशन रखें, फिर भी ऐसा वक्त आता है व्हेन वी आर लेट डाउन। Naturally, we feel upset and hurt when our expectations are not met. We dread confrontations because they are unpleasant and can damage relationships. Yet not confronting a person does not solve the problem because unresolved issues also affect our relationships in an adverse way. Actually, the real problem lies in our style of confrontation, not in the issue. Confront करना मतलब किसी को गुनहगार, अगर गुनहगार के सामने आप उसके गुनाह को कबूल करवाते हो, दैट इज व्हाट कॉन्फ्रंटेशन इज। तो अगर आप कॉन्फ्रंट नहीं करते हैं, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को सॉल्व नहीं करते, तो रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। सो रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि इशू क्या है, वो प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्फ्रंटेशन का स्टाइल क्या है, वो प्रॉब्लम है। Typically, we use character-based confrontation. They help in venting our anger and hurt, but that is the only thing they do. They lead to angry showdowns and bring all the discussion to a grinding halt. It is important to remember that self-image is the most important possessions of the whole human being. सबसे पहले हम कैरेक्टर को लेकर ही कॉन्फ्रंट करवाते हैं, बट सेल्फ इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है लोगों को। हम अपना गुस्सा दिखाते हैं, डिस्कशन एकदम ग्राइंडिंग होल्ड की तरह बन जाता है। It is the way we view and regard ourselves in our own eyes and in the eyes of others. As self-conscious beings, we are actually aware of our image and constantly work towards protecting it from any damage. We also seek approval from others about our self-image. We feel distraught if we sense that there is even a slight threat to our self-image because our character is the essence of our lives. To ensure a rational dialogue over dashed expectations, we need to deploy issue-based confrontations. They involve an explanation of which actions have bothered us, in what manner, and what changes we would like from other person. So self-image को हर कोई protect करना चाहता है. We protect our self-image. थोड़ा सा भी threat हो तो we get conscious about it. So आपको हमेशा जो confrontation करना चाहिए वो issue-based होना चाहिए कि क्या चीज़ ने हमें bother किया है, किस manner में bother किया और क्या changes हम चाहेंगे दूसरे person से. That's how confrontation should be. So friends, this passage is all about हम hurt होते हैं लोगों के behavior से और हम उनको confront भी करना चाहते हैं, बट मेनली हम क्या करते हैं, मेजरली जो हम confrontation करते हैं दैट इज कैरेक्टर बेस्ड, कि हम उस पर्सन पे ज्यादा एलिगेशंस लगाते हैं एज कंपेयर टू डिस्कसिंग ऑन द सिचुएशन. सो दैट इज व्हाट इशू बेस्ड कॉन्फ्रंटेशन इज, जहाँ पे हम अपना एंगर निकालते हैं और हमारी खुद की सेल्फ इमेज को खराब करते हैं. रेदर द कॉन्फ्रंटेशन शुड बी इशू बेस्ड कॉन्फ्रंटेशन, कि क्या बुरा लगा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आपको अदर पर्सन में. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज टू राइट. द फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट ह्यूमन आर हर्ट बाय एक्सपेक्टेशंस, फिर आप लिखोगे कॉन्फ्रंटेशन. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन क्या क्या है, तो फर्स्ट वन इज इशू कैरेक्टर बेस्ड, सेकंड वन इज इशू बेस्ड.
कैरेक्टर बेस्ड में क्या होगा कि आप अपना एंगर निकाल देते हो, पर हो सकता है कि आपकी सेल्फ इमेज बेकार हो जाए। फिर आप इशू बेस्ड लिखते हो, जहां पे डिस्कशन इज बेस्ड ऑन इशू, व्हाट हर्ट यू एंड व्हाट वुड यू लाइक फ्रॉम अदर पर्सन। सो ये आपने दो तरह के कॉन्फ्रंटेशन के बारे में नोट लिखा। उसके बाद आप सेल्फ इमेज के बारे में लिखोगे कि व्हाट इज सेल्फ इमेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कैरेक्टर इज एसेंस ऑफ आवर लाइफ। और सेल्फ इमेज का आप जो भी यहाँ पे डिस्कशन लिखा है उसके बारे में आप लिखोगे कि we are actually aware of our self image and so you can write self image आप heading बना के लिख सकते हो कि how we perceive ourselves, how we want to protect our image and it is the image that creates the character. So that is how you can write your note. सबसे पहले आपने hurting का लिखा, उसके बाद आप types of confrontation के बारे में लिखोगे और लास्ट में आप self image के बारे में points करके लिखोगे। और इसको आप summarize करेंगे तो you will simply write that we are often hurt by expectation and behaviors of others and we want others to confront. Majorly we use issue-based, character-based confrontation where our own self-image is damaged, but we must use issue-based, constructive issue-based confrontation where constructive discussions should be made so that the problems are sorted out and we are not alleging any person's character in the confrontations, and then so that our self-image is also protected, which is the base of our character. That is how you will write the note for the same. And we are done with this particular chapter number 5. Now the chapter number 6, which is basics of writing, it is never asked in the examination. So it's time to move to the pressy writing, the 7th chapter. There are two passages given है जिसका हमको pressy लिखना है. When we survey our lives and efforts, we soon observe that almost the whole of our actions and desires are bound up with the existence of other human beings. We notice that whole nature resembles that of social animals. We eat food that others produce. We wear clothes that others have made. Live in the house that others have built. So, अगर हम observe करें तो we are dependent on many other people for our food, for our shelter, for our clothes. The greater part of our knowledge and beliefs has been passed on to us by other people through medium of a language which others have created. जो भी हमने सीखा है, whatever we know today is taught by someone else. किसी ने हमें educate किया, किसी ने हमें बताया है. Without language and mental capacities, we would have been poor indeed, comparable to higher animals. अगर हमारे पास mental capacities नहीं होती, language नहीं होती, तो we are as good as animals. We have therefore to admit that we owe our principal knowledge over the least to the fact of living in human society. So as a normal person, हमको ये accept करना चाहिए कि आज हम जो भी हैं, that is because of human society we are living in. Whatever we know, whatever we are wearing, whatever, wherever we are living, everything is because of the people we are dependent on. The individual, if left alone from birth, would remain primitive and beast-like in his thoughts and feelings to a degree that we can hardly imagine. अगर आप किसी पर्सन को बर्थ के बाद ही छोड़ दो तो वो पर्सन इस तरह का हो जाएगा, बीस्ट की तरह. मतलब बीस्ट इज समवन हु इज काइंड ऑफ अ डेविल. The individual is what he is and has the significance that he has, not much in virtue of individuality, but rather as a member of great human community, which direct his material and spiritual existence from the cradle to grave. So the thing is that it is because of the society you are living in. Cradle मतलब झूले से लेकर grave मतलब जहाँ पे आपकी डेथ होती है और आपको रखा जाता है, that is known as grave. Cradle से लेकर grave तक we are a member of a great human community. So we can say that इस passage का अगर हमको heading लिखना है तो we can say respect humanity. Respect humanity. अगर हम थोड़ा सा भी summarize करने का try करें तो we can say that overall the first line says that we as a human being are dependent on other human beings for many things like food, shelter. We human beings We as a human being are dependent on others for food, clothes, shelter. Its language and capacity
make us different from animals. तो हमारी लैंग्वेज और कैपेबिलिटीज है जो हमको एनिमल से डिफरेंशिएट करती है. नाउ वी कैन राइट ऑल knowledge we possess is because of others. If we are left alone after birth, we would be a beast. So we must respect other fellow beings and society we live in. So that is the précis of the paragraph. If you can see, I have made a précis of that entire passage जो हमने रीड किया है. उसका ये पूरा précis हो गया है कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं. जो लैंग्वेज हमें आती है, जो हमको एनिमल से डिफरेंशिएट करती है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ अदर्स. और अगर हमको अकेला छोड़ दिया जाए इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ, वी विल बी ए बीस्ट विद नो सोशल एक्टिविटीज एट ऑल. That's why we must respect other human beings and the society we live in. Next one, passage 2. Digital marketing is very innovative and the novel concept in 21st century. Through this form of media, product and service are promoted with the use of database-driven online distribution channels to reach consumers in an appropriate, significant, individual and lucrative manner. बिकॉज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या कर रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, प्रोडक्ट्स को पहुंचाना, प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करना, एवरीथिंग हैड टर्न ऑनलाइन. और इस तरह से हो रहा है, इतना एप्रोप्रिएटली हो रहा है, इतना सिग्निफिकेंटली हो रहा है टू अट्रैक्ट द इंडिविजुअल. द टर्म डिजिटल मार्केटिंग डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक डेफिनेशन or meaning, but it can be well explained with the example of such as mails, online advertisement, pay-per-clicks, wireless text message, instant message, RSS, blogging, fax, video streams, podcasting, broadcast, etc. All this make digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. व्हाटएवर आप अगर इंस्टाग्राम देखते हैं तो उसमें अमेजोन और मिंत्रा का भी क्लिक आता है, ऑप्शन आता है शॉप नाउ, तो दैट इज ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग. आपके मेल्स में बहुत सारे मेल्स आते हैं, प्रमोशनल मेल्स, दैट इज ऑल्सो डिजिटल मार्केटिंग. फिर देयर आर मैसेजेस, ब्लॉगिंग, फैक्स, वीडियोस. Apart from its inclusive list, there are few traditional forms of marketing which are not included in the terms of digital marketing. They are TV, radio, print and billboard, as they are not the instant or quick forms of marketing. सो डिजिटल मार्केटिंग में ये चीजें नहीं आती है. टीवी पे जो आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, रेडियो पे जो सुनते हो, या फिर जो बिलबोर्ड्स और होर्डिंग्स लगे होते हैं सिटी में, दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. इट मीन्स विद दिस फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग द एडवर्टाइजर कुड नॉट गेट इमीडिएट रिस्पॉन्स फ्रॉम द एंड यूजर. आप खुद सोचो कि अगर आप जा रहे हैं कहीं से, यू आर वॉचिंग ए बिलबोर्ड और वहां पे किसी कंपनी का मार्केटिंग लिखा हुआ है, विल यू एक्ट ऑन इट? पर हो सकता है कि ऑनलाइन आप कुछ स्क्रॉल करो और आपको कुछ अच्छा लग जाए तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स चला जाएगा उसमें. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. डिजिटल मार्केटिंग में एंड यूजर का क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है, बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलता, जैसे टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स. The traditional forms of marketing could not give the accurate number of responders. Perhaps there is little improvement achieved with the help of devices such as TiVo, which record the statistics like website, but still the desirable result has not been gained. So the thing is that traditional marketing में हमें ये नहीं पता चलता कि कितने लोगों ने इस पर्टिकुलर चीज पे रिएक्ट किया होगा, देखा होगा. वेबसाइट्स में आप हमेशा स्टैटिक्स देख सकते हो, आप यूट्यूब पे भी स्टैटिक्स देख सकते हो, कितने व्यूअर्स ने देखा है, कितने आवर्स देखा है. बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में टीवो करके एक डिवाइस आया था जिसने स्टैटिस्टिक्स मेंटेन किए थे, बट स्टिल इट डजंट गिव डिजायरेबल रिजल्ट्स. Nevertheless, this became possible with the introduction of digital marketing.
It has become so powerful a network of marketing that with the introduction of double-click strategy of Google for Internet, the world has become very close, linking each and every place conveniently. With the help of digital marketing, campaigns for promoting any product through internet has become very cost effective and convenient. So the entire para is about digital marketing. तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्या नहीं है, क्या डिफरेंशिएशन है और क्या इसने इवॉल्व किया है इन द मार्केटिंग फील्ड. So we can give the heading, appropriate heading would be digital marketing. फिर हम लिखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है. तो एज वी हियर अ लॉट अबाउट पॉडकास्ट, ईमेल्स, पे क्लिक, पेपर क्लिक. These constitutes digital marketing. फिर आप लिखोगे it gives faster response, quick response from the end user. It gives better statistics. And quicker responses from consumers as compared to traditional marketing which as compared to traditional marketing which includes TV, radio, billboards, etc. What else we can write? Let's read the passage again. With the help of digital marketing campaign for promoting internet has become cost and convenient and world has become very close, linking each and every place conveniently. So we can add up this line as well. Digital marketing had linked the world closer and is also very cost effective and convenient. So ये हो गया हमारा entire पैसेज का प्रेसी. इफ यू कैन हैव अ लुक ओवर इट. सो मेनली उसमें बताया गया था ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफर कर रहा है, and what is the ultimate conclusion that it is very cost effective, it is very convenient. So that is what I had written. I had not mentioned anything new. जो लिखा है पैसेज में वही मैंने लिखा है. मैंने लिखा है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या इंक्लूड हुआ, वो क्या चीजें बेटर करके दे रहा है, क्विकर रिस्पॉन्स दे रहा है कंज्यूमर का जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं दे पाता है. और ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंक्लूड्स टीवी, रेडियो, बिलबोर्ड्स. डिजिटल मार्केटिंग ने वर्ल्ड को बहुत क्लोज कर दिया है एंड इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट फॉर द पीपल. So that is what digital marketing is, and we are done with this pressy writing. Write articles on the following topics. The first one is impact of advertisement on the younger generations. So as we can see that the article is about advertisement and impact of advertisement on the younger generation. So इस आर्टिकल में बेसिकली हमको एडवर्टीजमेंट का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया देना होगा कि व्हाट द कंपनीज आर एक्चुअली डूइंग. कंपनी को पता है कि यंगर जनरेशन आर मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन्स जो भी होते हैं. तो यंग जनरेशन का माइंड हमेशा ये चाहता है कि हम बिल्कुल उन्हीं की तरह ड्रेसअप करें, उन्हीं की तरह बिहेव करें. दैट इज द रीजन एडवर्टाइजिंग कंपनी
choose the brand ambassadors, celebrities as their brand ambassadors. See, these are the points that you can mention in your article. So they have promoted celebrities drawn from various films, sports, leaving the influence on the young minds. So here you can add the information like that young minds are really influenced by the celebrities. They want to follow the latest trends, and that is the reason that companies target young minds, and they also want their families to imitate them. Advertisement industry had a tremendous impact. Advertisement have become great part of daily lives of youngsters. We are not aware हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या सुन रहे हैं in the advertisement process. They have a persuasive influence. Persuasive influence का मतलब persuade करना. यंग जनरेशन को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि यू आर गोइंग टू फॉर एग्जाम्पल आप किसी क्लोथिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं. जब भी वो कोई भी क्लोथ को एडवर्टाइज करना चाहेंगे तो अगर वो किसी सेलिब्रिटी से रिलेटेड होता है, अगर किसी सेलिब्रिटी ने पहना होगा तो दे विल बी लाइकिंग दैट बाय द दीपिकाज लुक, आलियाज लुक. सो दिस मेक एन इम्पैक्ट ऑन द यंग माइंड्स दैट दे आर गोइंग टू बाय इट नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज. In the ever-expanding world of consumerism and advertising, companies are constantly looking for new ways to sell their products to the youngsters by making their commercial and campaign more memorable to leave an impact on their mind. So वो लोग इस तरह के एडवर्टीजमेंट बनाते हैं जो मेमोरेबल हो, जो दिमाग में छप जाए, उस तरह के एडवर्टीजमेंट बनाती है कंपनीज. The younger generation has become prime target. They have been spending more efforts than ever before and increased avenues at their disposal. Therefore, companies spend enormous amount of money to drop in popular film stars, cricketers, musicians to endorse their products. So that is how advertisement impact the young mind. जानबूझकर कंपनीज सेलिब्रिटीज और इन लोगों को एंडोर्स करने के लिए हायर करती है सो दैट यंग माइंड्स कैन बी इम्पैक्टेड. वो लोग उनको इमिटेट करेंगे, वो प्रोडक्ट्स बाय करेंगे. सो दैट इज हाउ यंग माइंड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवर्टीजमेंट. सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन मेंशन इन योर आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल जो हमको लिखना है वो ये है कि रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन रिमूविंग इलिटरेसी. आप लोगों का क्या रोल होगा इलिटरेसी को रिमूव करने में? आपको पता होगा तो सबसे पहले आप इंडिया का जो इलिटरेसी का प्रॉब्लम है उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं कि डिस्पाइट द 60 years ऑफ इंडिपेंडेंस वी आर स्टिल फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी एंड वी आर रनिंग इन द रेस ऑफ बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री. हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है एंड इन दिस रेस वी विल नीड लिटरेसी ऑफ द पीपल, बट the literacy is still far. We are at the threshold of joining the developed nation, but that is not possible till we achieve. आप डेवलप नेशन तब तक नहीं बन सकते जब तक आपकी कंट्री में लिटरेसी रेट अच्छी ना हो. लिटरेसी is still a major blow to India even after more than 60 years of its achieving independence. To an extent, it exemplifies India's failure to reach out to masses. Students can play important role in achieving this goal of removing illiteracy. Students should be encouraged to carry the lamp of knowledge by organizing events such as Each One Teach One. So आप लोग खुद भी पढ़ो, आप लोग खुद भी learning process को you should also be a part of learning process and also have the thought that this learning process should be exemplified and many people should be benefited from it. तभी क्या होगा? India will become educated. What you are learning it for yourself. But if you have this thought in mind that your knowledge should be shared to others as well, others should also be benefited, then the India will be educated nation. The government should also render full support to the student in terms of infrastructure in their contribution to Indian literacy campaign. Students can also play a vital role in the program of adult literacy if all our students get together and try to work towards achieving literacy among the masses. So the thing is that पहले आप पढ़ो और बाद में start working on campaigns and events like teach others and get the benefit of education to others, spread the benefit of education to others. That is how you can play a role on removing illiteracy from the India. आप government की initiatives join कर सकते हो. You can go and teach people in the NGOs, and that is how students can be a part of making India literate. So that is the article about, and इस तरह से आप article लिख सकते हैं. Chapter 9 is report writing, जहाँ पे हमको 2 सवाल दिए गए हैं. First one is, as the school co-curricular activities in charge, your principal has advised you to prepare a report on how to start online classes for activities beside academics. Discuss the plans, proposals and benefits.
आप कौन है स्कूल के को करिकुलर एक्टिविटीज के इंचार्ज हैं। आपके प्रिंसिपल ने आपको बोला है कि आप एक रिपोर्ट बना के दो कि कैसे हम एकेडमिक्स तो जो जूम से चल ही रहा है, कैसे हम को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। तो यू हैव टू राइट प्लान्स, प्रपोजल्स एंड बेनिफिट्स। In this particular report, I will recommend use a formal report type. Formal report क्यों लिखनी चाहिए आपको यहाँ पे? The reason being is आपको ये रिपोर्ट किसी एक पर्सन को देनी है, दैट इज योर प्रिंसिपल। आपको ये रिपोर्ट किसी पर्सन को देनी है और आपको ये रिपोर्ट किसी एक पर्पस के लिए बनानी है। दैट इज द रीजन आई रेकमेंड दैट यूज फॉर्मल रिपोर्ट टाइप हियर। जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए किसी पर्टिकुलर इश्यू पे रिपोर्ट लिखते हैं तो ऑलवेज यूज फॉर्मल रिपोर्ट टाइप। So you will have a formal report type here in this particular report। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, exactly pandemic पे based है, तो बहुत चांसेस रहते हैं जब भी ऐसा कोई आए, कुछ भी नया सिचुएशन है और उसके ऊपर रिपोर्ट, लेटर या फिर आर्टिकल लिखने ऐसा सवाल आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सो यहाँ पे आप देखो फॉर्मल रिपोर्ट में आप किसको लिख रहे हो, तो टू द प्रिंसिपल फ्रॉम इंचार्ज ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। फॉर्मल रिपोर्ट का टाइप आपको पता होगा, टू, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट। टू द प्रिंसिपल फ्रॉम इंचार्ज मतलब आप लोग लिख रहे हैं जिस डेट को आप रिपोर्ट लिख रहे हो वो डेट, एंड आपका सब्जेक्ट क्या है, तो ऑनलाइन क्लासेस फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज या फिर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। उस रिपोर्ट में आपका कंटेंट क्या रहेगा मेनली, तो रिपोर्ट का कंटेंट ये रहेगा, नीड फॉर ऑनलाइन क्लासेस फॉर को करिकुलर एक्टिविटी। व्हाई इट इज नीडेड? बिकॉज जस्ट एकेडमिक्स विल मेक it very boring for the students and they need some other things to learn, and these are equally important to teach them. Further, there are no chances that they will be able to attend such things physically, so that is the reason there is a need for co-curricular activities online as well. Subjects क्या क्या हो सकते हैं, तो आप बता सकते हो क्या क्या एक्टिविटीज ऑनलाइन करवाई जा सकती है, लाइक आर्ट वर्कशॉप, देयर कैन बी सब्जेक्ट फॉर डूडल, और देयर कैन बी ड्राइंग, देयर कैन बी ड्राइंग क्लास, देयर कैन बी डांस क्लास, देयर कैन बी physical activity or fitness activity classes. So such classes can be done through Zoom or through online portals. Time duration आप mention कर सकते हो कि at least 1 hour a day we can take one co-curricular activities in their curriculum so that they feel engaged in the syllabus and they feel encouraged to study. Teachers assign this, you may write or you may not write that who are the respectable faculties। आपके स्कूल के ही होने चाहिए या फिर कोई और पर्सन, आप किसी स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं स्पेसिफिकली टू डिलीवर द को करिकुलर एक्टिविटीज, तो ये चीज आप मेंशन कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या होगा स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न, और अगर उनका कोई पैशन होगा, कोई हॉबी होगी तो उसको वो परस्यू कर पाएंगे। वो लोग थोड़े लाइवली और एनकरेज रहेंगे स्टडीज के लिए। अगर आप उनको सिर्फ पढ़ाई करने को दोगे तो वो अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। सो इफ सच एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल स्टडी टाइम और ओवरऑल एजुकेशन टाइम, इट विल हेल्प देम टू evolve themselves, it will help them to learn new things apart from studies which are equally important in today's era. How to have audience engagement? Audience engagement कैसे हो सकता है, तो आप लिख सकते हो कि आप असाइनमेंट दे सकते हो या फिर whatever you are teaching you may ask them that whether they are able to understand it not, और अगर आप जैसे if you are taking dance class you can definitely see whether the staffs whether they are actually doing it or not. So such things will help them to have the audience engagement. So that is what this report is about. इस तरह से आप अपनी पूरी रिपोर्ट बनाएंगे। ट्रस्ट में दिस रिपोर्ट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। द रीजन बिहाइंड इज द थिंग इज दैट इट इज बेस्ड ऑन योर पैंडेमिक, कि हमने एकेडमिक्स तो शुरू कर दिया है थ्रू द जूम एंड अदर थिंग्स, बट व्हाट अबाउट को करिकुलर एक्टिविटीज, और उसी पे बेस्ड ये रिपोर्ट है। को करिकुलर एक्टिविटीज के बेनिफिट्स, आप जो नॉर्मल बेनिफिट्स है वही ऑनलाइन के बेनिफिट्स भी होंगे कि को करिकुलर एक्टिविटी मतलब क्या है। यू कैन इवॉल्व योर पैशन एंड योर हॉबीज, यू कैन फाइंड आउट व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। सो दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी एंड दैट मस्ट आल्सो बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। Your CA firm held a webinar on communication skills, need of the hour as the head of communication division prepare a report.
सो यहाँ पे मैगजीन काइंड ऑफ रिपोर्ट हो सकती है कि आपकी फर्म ने एक वेबिनार किया है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, नीड ऑफ द आवर, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द सेम। सो यहाँ पे आप सिंपली जैसे हम मैगजीन रिपोर्ट लिखते हैं, आप सिंपली हेडिंग लिखेंगे वेबिनार ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, फिर आप लिखेंगे द वेबिनार वाज हेल्ड बाय दिस एंड दिस फर्म, और उसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं कि वेलकम किसने किया, हु वाज द चीफ स्पीकर, और किस पर्सन ने क्या बोला है उस वेबिनार में, कौन कौन लोग अटेंडीज थे उस वेबिनार के। तो दैट आर ऑल द थिंग्स यू कैन राइट इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिपोर्ट। वेबिनार किसने किया, वेबिनार के लिए स्पीकर कौन था, वेबिनार में अटेंडीज कौन थे, वेलकम किसने किया। सो इसमें देखो यू हैव सम हिंट्स, वेलकम एड्रेस बाय हेड एचआर डिस्क्राइबिंग द नीड एंड एजेंडा ऑफ द वेबिनार, कि वेलकम, सो आप यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर रिपोर्ट दैट वेबिनार वाज स्टार्टेड बाय मिस्टर दिस एंड दिस, द एचआर हेड ऑफ आवर सीए फर्म, who introduced everyone towards the need of the webinar and the purpose and the agenda of the webinar. Then there was a presentation by CA on the role of communication and he gave in आप बता सकते हो कि किस तरह से उसने presentation दिया and what is the communication, this person had told everyone what is the communication and why it is a need of the hour. Presentation by CAY on the impact of CAs due to changing working environment, work from home. So there was one more person who gave a presentation about how the things have been changed because of this pandemic and how work from home had changed their lives and communication pattern. Presentation by participant 2 on current scenario and digitalization. So there was one more participant who gave the presentation on digitalization. Presentation by participant 3 on diversity in workforce affecting the barriers. So there was one more person who gave, आपका communication chapter है BCR में, वो आप include कर सकते हो कि उस person ने ये presentation दिया कि technological barrier हो सकते हैं कि सबको Zoom use करना ना आता हो, Skype use करना ना आता हो, Google Meets use करना ना आता हो, तो that is a communication barrier. Language barrier हो सकते हैं वहाँ पे, and there are some other beliefs और cultural barriers हो सकते हैं. Vote of thanks again by senior manager of HR inviting the feedback and suggestions from all the participants. So that is nothing but आप ये लिख रहे हो कि एक पूरा वेबिनार हुआ जिसमें किस पर्सन ने क्या बोला. एक पर्सन ने ये बोला कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, अगर हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वी विल नेवर गेट व्हाट वी वांट. दूसरे पर्सन ने करंट सिनारियो बताया कि कैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, कैसे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है. तीसरे पर्सन ने कम्युनिकेशन के बैरियर बताया और चौथे पर्सन ने वापस मीटिंग कंक्लूड कर दी ये कह के कि आपकी जो भी फीडबैक है और सजेशंस है दे आर वेलकम. So that is a kind of magazine report where you are just summarizing what actually happened in a seminar, and that is how you need to present the report. So आप हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ लिख सकते हैं. रोल ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन का रोल क्या है, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है. कम्युनिकेशन का रोल ये है कि हमें मेथड पता चलता है, हमको किस पर्सन को किस चीज के लिए कम्युनिकेट करना है वो पता चलता है, कौन सी लैंग्वेज यूज की जानी चाहिए, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. एंड विदाउट कम्युनिकेशन इट इज इम्पॉसिबल टू गेट द वर्क डन. बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. अगर मैं आपको बोलूं ही ना कि होमवर्क करना है तो यू विल नेवर डू इट. सो विदाउट कम्युनिकेशन, इफ यू विल नेवर आस्क मी योर डाउट्स, यू विल नेवर गेट इट सॉल्व. सो इश्यूज भी कम्युनिकेट होने चाहिए, इंस्ट्रक्शंस भी कम्युनिकेट होने चाहिए, डायरेक्शंस भी कम्युनिकेट होने चाहिए, अदरवाइज द वर्क विल नेवर बी फिनिश्ड एंड वी विल नेवर अचीव द डिजायरेबल रिजल्ट्स. फिर ड्यू टू चेंजिंग वर्किंग एनवायरनमेंट, व्हाट आर द इम्पैक्ट, वर्क फ्रॉम होम का क्या इम्पैक्ट हो रहा है लोगों पे, either they are comfortable or not, क्या क्या issues face कर रहे हैं वो work from home में, either they are overworking or they are underworking. So that are the things you can mention here. करंट सिनारियो क्या है, करंट सिनारियो ये है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव टर्न्ड डिजिटल, बहुत सारी चीजें डिजिटलाइजेशन में टू कन्वर्ट हो चुकी है एंड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर गोइंग डिजिटल ओनली. इवेंट्स हो रहे हैं डिजिटल, पढ़ाई हो रही है डिजिटल, तो ये करंट सिनारियो है. फिर लास्ट आप कम्युनिकेशन बैरियर्स बता रहे हो, टेक्नोलॉजिकल बैरियर आप डेफिनेटली लिख सकते हो कि उस पार्टिसिपेंट ने टेक्नोलॉजी को एक बैरियर बताया कि हो सकता है कि हर एक पर्सन उतना अच्छा टेक्निकली एडवांस ना हो कि उसे पता चले कि किस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपना वर्क कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाट यू कैन मेंशन इन योर रिपोर्ट. एंड व्हेन समथिंग इज स्टार्टेड बाय समवन, वेलकम जो जिसने किया है वही पर्सन जनरली वोट ऑफ थैंक्स भी देता है, ऐसा मैंने आपको मीटिंग के चैप्टर में बताया था. लेटर राइटिंग,
You are the manager of Old World Tower and you received order of letterhead and business cards from ABC Stationery King. The order was completed on time and the quality of paper used was not up to the mark. Write a formal letter complaining about the same. आप ओल्ड वर्ल्ड टावर के मैनेजर हैं. You received order of letterhead and business cards from ABC Stationery King. Order was completed on time and quality of paper was used was not up to the mark. आपको एक कंप्लेन लेटर लिखना है. आपने किसी कंपनी को लेटर हेड्स, अपनी कंपनी के लिए लेटर हेड्स और बिजनेस कार्ड बनाने का ऑर्डर दिया था. तो वो कंपनी ये थी ABC स्टेशनरी किंग. ऑर्डर कंप्लीट तो हो गया बट क्वालिटी ऑफ पेपर वाज नॉट अप टू द मार्क. जैसा आपको चाहिए था लेटर हेड्स और बिजनेस कार्ड वो नहीं आया. तो आपको कंप्लेन लेटर लिखना है. तो आप अपना लेटर जब भी लिखते हैं तो आप लिखेंगे जो भी सेंडर्स एड्रेस है, मतलब ओल्ड टावर, ओल्ड वर्ल्ड टावर, देन यू विल बी राइटिंग द कंप्लीट एड्रेस हियर. फिर आप डेट मेंशन करेंगे. जब भी आप लेटर भेज रहे हैं वो डेट आप मेंशन करेंगे. देन यू विल राइट आप किसको लेटर लिख रहे हैं, जो भी एक पर्सन है उसका एड्रेस, रिसीवर, रिसीवर्स एड्रेस, ABC स्टेशनरी किंग. मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रही हूँ बट यू आर नॉट अलाउड टू डू इट. ABC स्टेशनरी किंग को आप लेटर लिख रहे हैं. फिर आप सैल्यूटेशन देंगे, डियर सर. फिर जब भी आप कंप्लेन लेटर लिखते हैं तो उसका सब्जेक्ट में आप हमेशा रेफरेंस देंगे. रेफरेंस दे सकते हैं आप ऑर्डर नंबर, जो भी आपका ऑर्डर है, कंप्लेन रिलेटिंग टू द ऑर्डर नंबर, जो भी आपका ऑर्डर है उस ऑर्डर का आप रेफरेंस दे सकते हैं. रेफरेंस नंबर टू द ऑर्डर नंबर दिस एंड दिस. फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे विथ रेफरेंस टू ऑर्डर नंबर. So first of all, what you are going to do is with reference to order number 20/2011 we placed on this date, we are having a complaint about the same. We have received the order. आप लिख सकते हो टाइमली मिला नहीं मिला, हमने जो भी लेटर हेड मांगे थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोडक्शन में लिख लिया है कि यार हमको लेटर लेट मिले हैं और हमको वो क्वालिटी के नहीं मिले. फिर आपको आप अपने इश्यूज बताओगे कि द ऑर्डर आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है. तो हमने जो लेटर हेड जिस कलर में बोला था उस कलर में नहीं है, और बिल कार्ड्स के लिए हमने जो पेपर सेलेक्ट किया था वो पेपर नहीं है बिल कार्ड्स के लिए. सो दैट इज व्हाट यू विल राइट इन योर सेकंड पैराग्राफ. फिर आप थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे कि आप अपना ऑर्डर जो भी आपने भेजा है वो एज सुन एज पॉसिबल या फिर 5 दिन 3 दिन में आप रिप्लेस करके हमें हमारे जो ऑर्डर गुड्स थे उस हिसाब से भेजो. और अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अदरवाइज द ऑर्डर शैल स्टैंड कैंसल्ड एंड वी विल नॉट मेक एनी पेमेंट टू यू एंड थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, जो भी है योर सिंसियरली. दैट इज हाउ यू विल राइट द लेटर. कंप्लेन में हमेशा आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन में आप रेफरेंस दे दोगे कि हमने इस डेट को ऑर्डर दिया था, जो इस डेट को रिसीव हुआ है और इस वे में रिसीव हुआ है. फिर आप एक्चुअल प्रॉब्लम मेंशन करो कि क्या प्रॉब्लम है. तो लेटर हेड्स हमने ऐसे मांगे थे और ऐसे आए. बिल कार्ड्स हमने इस कलर में मांगे थे या इस पेपर में मांगे थे और इस साइज में आए. ना साइज प्रॉपर है, ना पेपर प्रॉपर है, ना कलर प्रॉपर है. फिर आप थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन में आपको एक्चुअली क्या चाहिए. आइदर यू वांट द रिप्लेसमेंट और यू वांट योर मनी बैक. Whatever you want you can write in the concludatory paragraph of the letter. थर्ड पैराग्राफ जो हम कंटेंट को 3 पैराग्राफ में लिखते हैं उस हिसाब से आप अपना लिखेंगे. एंड एज ऑलवेज फिर आप ये भी लिखोगे लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल एज सून एज पॉसिबल. Thanking you yours sincerely and your name and your designation. So that is how you are going to write this letter. We can see here. Complaint against order number. आपने सब्जेक्ट में तो यही लिख दिया. This is with reference to order number placed on comprising of 2 items, letterhead, business card, size mentioned in the order details. We were assured of receiving the order latest by firstly the order was not received on time, much past the promised delivery date. Also the quality of paper and design selected does not match with the selected sample. ये आपने प्रॉब्लम मेंशन कर दिया. अब आपको क्या चाहिए. काइंडली एंश्योर दैट ऑर्डर इज रिप्लेस लेटेस्ट बाय, failing which payment will be stopped and the order will be cancelled. I sincerely request you to look into the matter and do the needful as soon as possible. Thanking you, yours truly, XYZ General Manager. So that is how you are going to write the complaint letter. बहुत easy होते हैं complaint letter.
Next one is a circular. Write a circular addressing to the employees regarding reorganization of manpower and their responsibility in finance department. रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि आप लोगों को शिफ्ट कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए आपको सर्कुलर लिखना है. ये पहले भी आरटीपी में आ चुका है, सेम काइंड ऑफ सर्कुलर. इट हैज बीन आस्क्ड अर्लियर. सो हियर इज योर सर्कुलर. देखो सर्कुलर में हम हमेशा सर्कुलर नंबर लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे and date will be mentioned on the right hand side. So it has already been a part of previous RTPs. I don't know the exact RTP, but yes, same kind of circular has been a part of either November 18 RTP or November 19 RTP. सर्कुलर में आप लिख रहे हो कि आप मैन पावर को शिफ्ट करने वाले हो, तो ड्यू टू अर्जेंट वर्क रिक्वायरमेंट इन फाइनेंस डिपार्टमेंट द फॉलोइंग एम्प्लॉयज आर टेम्पररी शिफ्टेड टू द डिपार्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months. क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो ये लिस्ट नीचे मेंशन लोगों को लिस्ट किया है. इन लोगों को हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर देम टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. सो आपने नेम लिखा, उनकी पहले डेजिग्नेशन क्या थी, डिपार्टमेंट लिखा उनका, और अब उनकी फाइनेंस डिपार्टमेंट में क्या डेजिग्नेशन होगी वो आपको मेंशन करना. वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. मिस्टर ए बी सी डी ई, पहले वो क्लर्क थे, अकाउंटेंट थे, प्रोजेक्ट मैनेजर थे, नेटवर्क इंजीनियर थे, कौन से डिपार्टमेंट में थे और अब वो कहाँ जा रहे हैं और उनकी अब क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी, करंट उनकी पोजीशन क्या होगी. The above employees are directed to report to Mr. X, Head Finance at 10 a.m. tomorrow, November 14, 2018. Office timing will be from 10 a.m. till 7 p.m. Saturday will be a working day, Sunday is a holiday. And this circular is written by JKL, the manager, HR. राइटिंग फॉर्मल मेल्स जो आप अक्सर देखा करते हैं. राइट ए फॉर्मल ईमेल टू अप्लाई फॉर ए जॉब पोजीशन एज वेब कंटेंट एडिटर. आपको एक मेल लिखना है, किसके लिए? आपको एक जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए यू हैव टू राइट ए मेल का आपको फॉर्मेट पता होगा. सो द थिंग इज दैट सबसे पहले आप जिसको लिख रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस टू, जो भी आपका बेसिकली फोन में मेल आता है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है. सीसी और बीसीसी में जो भी अगर आपको कुछ लिखना है. सब्जेक्ट क्या है? तो वेब कंटेंट, अप्लाइंग फॉर वेब कंटेंट एडिटर पोजीशन, अप्लाइंग फॉर वेब कंटेंट एडिटर पोजीशन. सर और मैडम, बाकी मेल का कंटेंट बिल्कुल लेटर जैसा ही रहता है कि हमने आपका एडवर्टीजमेंट देखा. आप जब भी जॉब अप्लाई करते हो तो आप हमेशा स्टार्टिंग में ऐसा ही लिखते हो कि आपने उनका कहीं एडवर्टीजमेंट देखा फॉर द वैकेंसी और उस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो वो आप इंट्रोडक्टरी में लिखोगे विथ रेफरेंस टू योर जॉब एड इन XXX या टाइम्स ऑफ इंडिया या वेर एवर. आई वुड लाइक टू सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ वेब कंटेंट एडिटर इन योर कंपनी. तो ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया. अब आप अपनी क्वालिफिकेशन बताओगे और ये मेंशन करोगे कि हाउ यू कैन बी यूजफुल फॉर देयर कंपनी. आई ग्रेजुएटेड इन कम्युनिकेशन साइंस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन ऑफ, जो भी यूनिवर्सिटी का नेम है, जिस प्लेस पे है वो यूनिवर्सिटी. आई हैव मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ कंटेंट स्पेशलिस्ट विद अ लीडिंग एजेंसी. आई विल बी ग्लैड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू दैट विल अलाउ यू टू बेटर इवेल्युएट माई पॉसिबल रिक्रूटमेंट. सो आई विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर इंटरव्यू एट योर कन्वीनियंट टाइम, या फिर आई विल बी ग्लैड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन एन इंटरव्यू दैट विल अलाउ टू इवेल्युएट मी इन अ बेटर पोजिशन. Kindly find the enclosed copy of my resume. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, जो भी person है वो. So that is how email will be written. बहुत simple email है, बिल्कुल आप जैसे जॉब के लिए लेटर लिखते हैं वैसा ही email है ये. Write a reply back in a formal email to an inquiry about your product. किसी person ने आपके प्रोडक्ट की इंक्वायरी की है, उसका आपको रिप्लाई देना है. सो यहाँ पे आप अगर मेल लिख रहे हैं तो आप रेफरेंस देंगे विद रेफरेंस टू योर इंक्वायरी. वी हैव सेंट यू दैट कैटलॉग. हमने आपको कैटलॉग और प्रोडक्ट की डिटेल्स सेंड कर दी है. फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा प्रमोशनल लाइन लिख सकते हैं कि लाइक वी हैव एडेड न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू वैरायटी ऑफ थिंग्स टू our catalog that will definitely be of your interest, and soon a person from our side will be contacting you for a personal presentation of everything, and you can ask any query to him, and in case of any more details you can contact us on the below mentioned number. Thanking you or replying for a positive response, waiting for a positive response from your side.
एंड जो भी आपका नेम है, दिस इज हाउ यू विल राइट द ईमेल फॉर अ रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी अबाउट योर प्रोडक्ट। इंक्वायरी आई है तो आप यही बोलोगे कि हमने कैटलॉग भेज दिया है, हम अपने पर्सन जो भी पर्सन होंगे डेडिकेटेड पर्सन वो आपको अप्रोच करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, आपको जो भी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए पर्सनली प्रेजेंटेशन दे देंगे, आपको जो भी इंक्वायरी करनी है वो आप पूछ सकते हो। और भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप दिस बिलो मेंशन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Resume writing. Mr. Mohit Agarwal, a resident of Meerut, have recently come across an advertisement for a job vacancy in a leading TV channel for the post of journalist in the Times of India. Draft a resume along with a cover letter in the response to the advertisement. कवर लेटर कैसे लिखना है? तो बिल्कुल अभी जो हमने फर्स्ट वाला ईमेल लिखा था वैसे ही हमको कवर लेटर लिखना है कि विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ जर्नलिस्ट इन द टीवी चैनल, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। फिर आप लिखेंगे कि आपने क्या क्या क्वालिफिकेशन किया है। ओके, कवर लेटर में भी फॉर्मेट वही रहता है जो हमारा नॉर्मल लेटर का रहता है, भले ही इसमें डेट यहाँ मेंशन है, बट अगर आप यहाँ पे भी मेंशन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। डियर सर मैडम, सब्जेक्ट इज एप्लीकेशन, लेटर का फॉर्मेट सेम रहेगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट, या फिर विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट ऑन in Times of India for the post of journalist dated September 1, 2020. I would like to apply for the following post. Yeah, I would like to apply for the same post. I am writing this letter to express my interest in the position of journalist as advertisement in SDF National Daily Career section dated September 1, 2020. फिर आप लिखोगे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि आपको जर्नलिस्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है इन द टेलीविजन, सो यू मस्ट मेंशन ए रिलेटेड क्वालिफिकेशन इन द पर्टिकुलर पोस्ट, लाइक आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट इन मीडिया स्टडीज फ्रॉम ASD यूनिवर्सिटी एंड इंटरनेट रिनाउंड मीडिया हाउसेस प्रिंट एंड टीवी। और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो भी आप लिखोगे कि आई हैव रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन द फील्ड, करंटली आई एम हेडिंग द रीजनल न्यूज सेक्शन। अभी आप कहाँ पे वर्किंग है वो आप लिख सकते हो। फिर आप लिखोगे कि आपका रेज्यूमे अटैच्ड है, सो माय डिटेल्ड रेज्यूमे इज अपेंडेड हियर विद फॉर योर पेरिसल, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स, या फिर आई विल बी रेडीली अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू एज पर योर कन्वीनियंस। जब भी आप बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, आई विल बी रेडीली अवेलेबल फॉर द सेम। सो जब भी आप कवर लेटर लिखते हैं फर्स्ट पैरा में हमेशा रेफरेंस दीजिए आपने कहाँ पे उस वैकेंसी के बारे में पढ़ा है एंड यू विश टू अप्लाई फॉर द सेम। सेकेंड पैरा इज अबाउट योर how qualified you are for the post and how much experience you have for the post and where are you working currently. एंड थर्ड पैराग्राफ में हमेशा आप ये लिखेंगे कि आप एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स के लिए वेट करेंगे एंड यू विल बी अवेलेबल फॉर द पर्सनल इंटरव्यू सो दैट दे कैन इवैल्यूएट योर मेरिट्स इन ए बेटर मैनर। ये चीज करके आप कंक्लूड कर सकते हैं आपके कवर लेटर को हमेशा। सो कवर लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 parts एंड व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट इन दिस 3 parts आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। बेस्ट रिगार्ड्स मोहित अग्रवाल। अब रेज्यूमे देख लेते हैं मोहित अग्रवाल का। सो रेज्यूमे इज जनरली यू आर टेलिंग अबाउट योर सेल्फ, जहाँ पे आप अपनी एजुकेशनल डिटेल्स लिखते हो, वर्क एक्सपीरियंस लिखते हो, आपकी कोई स्पेसिफिक क्वालिटीज है, इंटरेस्ट है, हॉबीज है, तो दैट आर मेंशन। मोहित अग्रवाल, सबसे पहले आप रेज्यूमे में अपना नेम लिखेंगे, आपका कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा होना चाहिए सो दैट if the company wants to contact you for a particular purpose, they may be able to find it in your resume. आपका ईमेल एड्रेस, फिर आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि आपका पर्पस क्या है लाइफ में। तो यू शुड ऑलवेज यूज ए गुड लाइन दैट यू वांट टू एसोसिएटेड विद ऑर्गेनाइजेशन जो रेप्यूटेड हो, जो ट्रेमेंडस वर्क अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती हो, जहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिले, जहाँ पे आपने जो भी सीखा है उसका यूटिलाइजेशन हो पाए। सो दैट इज व्हाट योर ऑब्जेक्टिव शुड बी, to be associated with an organization that offers tremendous opportunity for growth and autonomy, providing a challenging environment to harness my creative streak, innovative ideas and utilize my experience as a media correspondent to the maximum, जहाँ पे मैं अपने experience को maximum utilize कर पाऊँ। That's what my goal or my objective is. फिर आप अपने समरी लिखेंगे। समरी में आपने लिखा है कि 1 year ऑफ एक्सपीरियंस आपने कहाँ पे काम किया है, 2 years आपने कहाँ पे काम किया है, एंड आपकी प्रूवन स्किल्स है कंटेंट प्लानिंग, सिलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन एंड एक्सीलेंट रिपोर्टिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी। देन यू आर राइटिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। You can use 2 types of format, but here the first format is recommendable because यहाँ पे करियर में कोई गैप नहीं है उस पर्सन के, so the first format is recommendable.
सो द 2006 प्रेजेंट है रीजनल न्यूज। अभी 2016 से लेकर अभी तक का एक्सपीरियंस जो आपका लेटेस्ट जॉब है उसके बारे में आप मेंशन कर रहे हो, और वहाँ पे आप क्या क्या काम करते हो। तो प्लानिंग ऑफ स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंस, स्पॉन्सरशिप प्लानिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड मीडिया हाउस, स्टाफ सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, मीडिया प्लानिंग। फिर आपने अपना सेकंड जॉब लिखा रीजनल कॉर्पोरेट हाउसेस 2015-16, स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंस सीबीबी टीवी, कैप्चरिंग इवेंट, कंसेप्चुअलाइजिंग स्टोरीज। वहां पे क्या काम करते थे। एजुकेशन और करियर एक्सपीरियंस इंटरचेंजेबल है। आप पहले एजुकेशन लिखते बाद में एक्सपीरियंस लिखते तो भी चलेगा, पहले आप एक्सपीरियंस लिखते बाद में एजुकेशन लिखेंगे तो भी चलेगा। एजुकेशन इज 2014 मास्टर्स इन मास। फिर आप एजुकेशन भी हमेशा रिवर्स क्रोनोलॉजी में लिखेंगे। लेटेस्ट आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, उससे पहले क्या है एंड उससे पहले क्या है। इंटर्नशिप जो भी आपने की है उसको आप मेंशन करोगे 2 months एट जर्नलिस्ट एसोसिएशन, 4 months एट CNN TV इन न्यूज प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। वेल वर्स्ड, फिर आप स्किल्स लिख रहे हैं वेल वर्स्ड विद मीडिया सॉफ्टवेयर, मेटिकुलस प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स विद एन आई फॉर डिटेल्स। Then at last the personal details and your declaration. So I hope you find this resume very easy to make. This resume is very easy. Chronological resume है ये, जहाँ पे आपका mainly आपका जो फॉर्मेट रहता है उसमें आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, समरी लिखते हैं, आप अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं, स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो, देन योर पर्सनल डिटेल्स एंड एट लास्ट योर डिक्लेरेशन। Whatever you are making in a resume, just make sure कि आपका resume आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करो उस हिसाब से बना होना चाहिए। You don't need to know the actual name of the universities जो मीडिया और उनमें हो, पर नाम कुछ ऐसा हमेशा सेलेक्ट करो जो रिफ्लेक्ट करे कि हाँ you have learned something about that particular post and you have experience in that particular field. You have recently qualified CA intermediate and willing to join. अब आपको अपनी आर्टिकलशिप के लिए रेज्यूमे बनाना है। ड्राफ्ट रेज्यूमे हाईलाइटिंग योर एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। सिंस ये रेज्यूमे किसी ऐसे इंटर पास स्टूडेंट्स का है तो एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, बट जनरली आप इसमें क्या लिख सकते हैं। तो आपका नेम, आपकी बेसिक डिटेल्स मतलब आपका एड्रेस, फिर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, आपका ईमेल आईडी, व्हाट एल्स। देन आप अपना ऑब्जेक्टिव लिखोगे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या मेंशन करोगे कि आई विश टू जॉइन अ फर्म वेयर आई कैन लर्न द टेक्निकल स्किल्स and other skills and where I can use my own MS Excels and other skills to the best and where I can use my experience to the maximum. So ऐसा आप लिख सकते हैं, या फिर I am looking forward to join a firm where I find a challenging environment and I can contribute to the goals of the firm by using my टेक्निकल स्किल्स, वॉट एवर जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स है, MS Excel हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, या फिर पेरोल सिस्टम हो गया, टैली हो गया, जो भी आपको नॉलेज है वो आप मेंशन कर सकते हो इन द ऑब्जेक्टिव। नाउ यू विल राइट योर एजुकेशन। एजुकेशन में आप मेंशन करोगे कैसे, सीए इंटर वाला, फिर फाउंडेशन वाला एजुकेशन और उसके पहले 12th एंड 10th। दिस इज हाउ क्रोनोलॉजी। इस क्रोनोलॉजी में आप मेंशन करोगे किस ईयर में आपने पास आउट किया है, आपका क्वालिफिकेशन कौन सा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, कौन सी ईयर में पास आउट हो, कौन सी यूनिवर्सिटी या किस कॉलेज से किया है, कितना आपका परसेंटेज रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन मेंशन इफ यू विश। तो रिवर्स क्रोनोलॉजी में आप एजुकेशन मेंशन करोगे। फिर आप अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्किल्स हैं, जैसे कि आपको MS Excel का नॉलेज हो, पेरोल का नॉलेज हो, टैली का नॉलेज हो, तो वो आप लिख सकते हो स्किल्स। और आप अदर स्किल्स भी लिख सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। फिर आप अगर कोई आपके अचीवमेंट्स है तो वो आप मेंशन कर सकते हो अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में यू कैन राइट इफ यू हैव बीन ए रैंकर, अगर आपका कोई रैंक रहा है स्कूल लेवल पे, चाहे फाउंडेशन या इंटर लेवल पे, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। और अदर करिकुलर एक्टिविटीज भी आप मेंशन कर सकते हो अगर आप डिबेट या स्पीच में आगे रहे हैं तो। एंड एट लास्ट यू विल ऐड पर्सनल डिटेल्स अबाउट योरसेल्फ एंड डिक्लेरेशन की जो भी मैंने इस रिज्यूमे में लिखा है, दैट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। That is how you will make resume for a CA Inter student who has just cleared CA Inter and looking for articleship in a firm. Last chapter from this particular subject of BCR is minutes of the meetings. You are CEO of pharmaceuticals company. In light of the coronavirus pandemic, your company has witnessed a high demand of paracetamol drugs. However, the company infrastructure and employee strength does not allow you to cater to the demand.
Prepare the minutes of the meeting discussing this concern. Members involved in the meeting are CEO, product head, pharmacy expert, business lead, हेड ऑफ सेल्स, ये सारे लोग प्रेजेंट थे. मीटिंग हुई थी जहां पे पैरासीटामोल के बारे में डिस्कशन हुआ था कि ये जो प्रोडक्ट है इसका डिमांड बहुत बढ़ रहा है पर हम इस डिमांड को कैटर नहीं कर सकते ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज. कौन कौन लोग प्रेजेंट थे तो इसके हमको मिनट्स बनाने हैं. सो एज यू ऑल आर अवेयर, जब भी हम मिनट्स लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट मिनट्स ऑफ द मीटिंग, डेट, time, place, members present. members present में आप नेम वाइज लिख सकते हैं कौन कौन प्रेजेंट है. तो मिस्टर ए CEO, प्रोडक्ट हेड, फार्मेसी एक्सपर्ट, बिजनेस लीड, हेड ऑफ सेल्स. सो ये सारे लोग प्रेजेंट हैं. प्रोडक्ट हेड, फिर आप उनको नेम भी एलोकेट कर सकते हो. प्रोडक्ट हेड, हेड ऑफ सेल्स, फार्मेसी एक्सपर्ट. एंड देन एनी मेंबर्स एब्सेंट, नन आप कर सकते हो. मेंबर्स एब्सेंट. फिर आप अपना लिखेंगे कॉल टू ऑर्डर, जहां पे आप वन बाय वन मेंशन करेंगे क्या क्या हुआ. तो जनरली कॉल टू ऑर्डर में फर्स्ट पॉइंट हमेशा यही रहता है. जैसे आप CEO है तो मिस्टर जो भी है, मिस्टर ए CEO वेलकम्ड एवरीवन एंड गिव द इंट्रोडक्शन एंड डिस्कस द पर्पस ऑफ द मीटिंग. तो मिस्टर ए द CEO वेलकम्ड एवरीवन, डिस्कस द पर्पस ऑफ द मीटिंग. फिर आप हेड ऑफ सेल्स के बारे में लिख सकते हैं कि लाइक मिस्टर सी, लेट्स अज्यूम इट इज मिस्टर सी. हेड ऑफ सेल्स के बारे में यू कैन मेंशन दैट मिस्टर सी द हेड ऑफ सेल्स discussed the past trends or the demand for the past 6 months and how they have grown. Also discuss some of the business strategies for the sales and marketing. फिर pharmacy expert तो उससे हम डील कर सकते हैं कि like how the laws and patents work for producing the medicines relating to this particular pandemic. So he also gave an analysis of the laws and patents that are applicable to the production. And what else we can discuss? So you have discussed the introduction. फिर आप ये बता सकते हो लास्ट 6 मंथ में कैसे डिमांड इंक्रीज हुई है और कैसे हम इनकैपेबल हो रहे हैं टू मीट द डिमांड. फार्मेसी एक्सपर्ट्स के बारे में आप बता सकते हैं कि उन्होंने हमें लॉ और पेटेंट के बारे में बताया रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन. फिर आप ये लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट हेड जो है मेडिसिन बनाने के लिए जो हेड है उसने हमें नए नए तरीके बताए दैट वी कैन इम्प्लीमेंट टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटीज. एंड एट लास्ट यू विल राइट द वोट ऑफ थैंक्स, या फिर अगर कोई if there are opinions that are demanded or suggestions that are demanded by CEO, वो आप लिख सकते हैं. और उसके बाद you can conclude the meeting by a vote of thanks. So that is how you will write. और at last आप लिखेंगे name और उसकी designation generally क्या होगी, secretary. So this is how you will write the minute. आप एक बार point by point लिखेंगे कि कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, दूसरा सेल्स डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है और हमारी कैपेबिलिटीज इनकैपेबिलिटी है टू मीट द डिमांड. तीसरा पॉइंट आप प्रोडक्ट हेड के बारे में लिख सकते हैं जिसने कुछ सजेशंस दिए थे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. चौथा पॉइंट आप फार्मेसी एक्सपर्ट को लेकर लिख सकते हैं कि उन्होंने हमको पैटेंट्स जो भी है, लॉज जो भी है उनके बारे में, एप्लीकेबल लॉ एंड पैटेंट के बारे में बताया. फिर आप लिख सकते हैं सेल्स हेड ऑफ सेल्स के बारे में कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर उन्होंने डिस्कस की हो तो वो आप लिख सकते हैं. फिर आप लिख सकते हैं वोट ऑफ थैंक्स ऑफ द मीटिंग. वोट ऑफ थैंक्स अगर ओपन हाउस डिस्कशन हुआ है दैट आल्सो कैन बी मेंशन कि ओपन हाउस डिस्कशन वाज हेल्ड एंड मीटिंग वाज कंक्लूडेड बाय वोट ऑफ थैंक्स. वोट ऑफ थैंक्स जिसने भी दिया हो उस पर्सन का नेम, एंड उसके बाद द नेम जो पर्सन मिनट्स बना रहा है उसका नेम और उसके नीचे उसकी डेजिग्नेशन एज अ सेक्रेटरी. You are senior personnel of a food chain which has suffered severe losses due to the lockdown imposed in the country as a result of virus pandemic. Again, the chances are high of these both two things. The reason behind it is the current trend. क्योंकि ये दोनों जो है हमने अभी जो मिनट्स देखे हैं वो भी पैंडेमिक पे बेस्ड है. और अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप फूड चेन के सीनियर पर्सनल हैं और आपकी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है, सीवियर लॉसेस हुए हैं ड्यू टू लॉकडाउन. Discuss the future plan regarding to uplifting the business include
director, sales and marketing, retail head, supply chain head, procurement personnel and other senior manager details to be tabulated. मतलब आपको एक एजेंडा की तरह प्रिपेयर करना है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So जब भी हम एजेंडा बनाते हैं तो एज यू आर अवेयर वी मेक इन द टेबुलर फॉर्मेट टाइम, टॉपिक, attendees, speaker and duration. फर्स्ट टॉपिक हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा. अटेंडीज में आप सारे पार्टिसिपेंट्स लिखते हैं. इंट्रोडक्शन में जनरली जो भी पर्सन मीटिंग कंडक्ट कर रहा हो या हेड हो रहा है वही पर्सन वेलकम स्पीच एंड इंट्रोडक्शन देता है. अब क्योंकि आपकी मीटिंग किस पर्पस के लिए हो रही कि पैंडेमिक के कारण आपकी फूड चेन को जो भी लॉस हुआ है, तो सेकंड आप पॉइंट लिख सकते हो रिपोर्ट ऑन डाउनफॉल इन सेल्स इन लास्ट 6 months. लास्ट 6 months में जितना डाउनफॉल आया है वो आपका सेकंड टॉपिक हो सकता है. आप रेलेवेंट स्पीकर लिख सकते हैं या तो सेल्स हेड या मार्केटिंग पर्सन लोगों को जैसे पता होगा लास्ट 6 month में कितना डाउनफॉल आया. फिर आप लिख सकते हैं रीजंस एंड सजेशंस टू इम्प्रूव. क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं इम्प्रूव करने के. फिर आप लिख सकते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या है, आप किस तरह से लेटेस्ट ट्रेंड्स कि पैंडेमिक के रहते हुए कैसे क्या चीजें डिस्कस हो सकती है. तो लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द पैंडेमिक. यू कैन इंसर्ट ए टी ब्रेक ऑल्सो. आप टी ब्रेक भी लिख सकते हैं बीच में. ओपन हाउस डिस्कशन कैन बी देयर एंड एट लास्ट वोट ऑफ थैंक्स. ये टॉपिक्स हो सकते हैं आपकी डिस्कशंस में, मीटिंग की डिस्कशन में कि लास्ट 6 month में कितना डाउनफॉल आया, क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या क्या है. ओपन हाउस डिस्कशन आप रख सकते हो और वोट ऑफ थैंक्स. सो दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर एन एजेंडा. टाइम क्या लिखना है दैट आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. अटेंडीज आपको आपके क्वेश्चन में मिल जाएंगे कि कौन कौन लोग उस मीटिंग में अटेंडीज थे. स्पीकर आप अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं कि जैसे सेल्स में डाउनफॉल सेल्स हेड बता सकता है, सजेशंस टू इम्प्रूव मार्केटिंग पर्सन बता सकता है, लेटेस्ट फ्लेक्सिबल ट्रेंड अगर कोई बिजनेस हेड है तो वो बता सकता है. ड्यूरेशन जो भी आपको रखना है 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes as per your convenience. And we are done with the November 20 RTP. That was a really interesting RTP. Trust me friends, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पैंडेमिक से रिलेटेड थे and chances of them coming in the exam is really high. बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पैंडेमिक वाले क्वेश्चंस आपको एज इट इज एग्जाम में पूछे जाएं. So make sure you do these things properly. आप अच्छे से करके ही जाना. पूरा का पूरा आरटीपी बहुत वेल प्लान्ड है एंड बहुत अच्छे से सॉर्टेड बनाया गया है, बहुत अच्छे से बनाया गया है एंड इट वाज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. मेक श्योर यू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड स्पेसिफिक फोकस ऑन द थिंग्स दैट वर आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ पैंडेमिक. जैसे कि आपकी रिपोर्ट थी, जैसे कि आपके मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स थे. सो मेक श्योर यू डू दिस. थैंक यू एवरीवन. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.